जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हॉरर पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि कभी भी जो बुरी शक्तियां होती हैं ये हमेशा बुरी नहीं होती, इनमें कुछ अच्छी भी होती हैं। लेकिन जब इंसान का लालच जाग जाता है तो ये शक्तियां भी अपना पूरा रूप दिखा देती हैं और परिवार का परिवार खत्म कर देती हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने किसी बड़े बुजुर्ग से सुनी थी और ये महाराष्ट्र की कहानी है। महाराष्ट्र में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले एक सरस्वती दाई रहा करती थी। जो सरस्वती दाई थी, ये उस समय मतलब डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स के लिए तो कम ही जाया करते थे, तो दाई हुआ करती थी डिलीवरी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी, इनका हाथ बहुत साफ था। तो हर कोई कहता था कि सरस्वती दाई आके ही बच्चे की डिलीवरी करे। तो एक दिन रात की बात है, बड़ी जोर से उनका दरवाज़ा खटखटा रही थी एक औरत। तो जो सरस्वती दाई थी, उनके पति ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो उस औरत ने कहा कि मुझे सरस्वती दाई से मिलना है। उस औरत ने इतना लंबा घूंघट किया हुआ था और पूरे काले कपड़े पहने, काली साड़ी पहनी हुई थी। तो अब क्या था कि उन्होंने कहा कि सरस्वती दाई तो बीमार है, उनकी हालत नहीं है आपके साथ जाने की। लेकिन वो औरत बार-बार कहने लगी कि नहीं, मेरे को सरस्वती दाई के साथ ही जाना है और उनको ही साथ लेके जाना है। आप उनको बुलाओ। देन सरस्वती दाई के को बुलाया गया। सरस्वती दाई आई, उन्होंने कहा कि देख भाई, अगर मैं जाऊंगी तो मैं ही मर जाऊंगी, मेरी हालत देख क्या हालत हो चुकी है, मैं कितनी बीमार हूँ। तुम ऐसा करो, मेरी बहन को ले जाओ, इसका हाथ मेरे जैसा ही है, ये बहुत कुछ सीख चुकी है, तुम उसे इसे ले जाओ और ये डिलीवरी करवा दो। वो कहती है कि नहीं सरस्वती दाई, आप चलो। वो कहना देखो यार, मैं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे मत लेके जाओ, तुम इस लता को ले जाओ, लता अच्छे से करेगी, ये मेरी गारंटी। तो वो कहती है ठीक है, मेरे साथ चलो। जब लता को भेजा जाता है तो लता के साथ रात का समय था, तो लता के साथ सरस्वती दाई के पति को भी भेजा जाता है कि लड़की के लिए तो आप इसके साथ। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो सरस्वती दाई के जो पति होते हैं रमेश, रमेश की नजर उस औरत के पैरों पे पड़ती है और वो पैर उल्टे होते हैं। वो समझ जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो चुप रहता है, बोलता नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, चुप से चलती। अब उस समय में मोटर कार तो इतनी था नहीं गाँव में। तो वो जो गड्ढा होता है, उसकी जो जहाँ जिसमें हम बैल बांध के गडेरिया लेकर जाते हैं, गड्ढा होता है, उसके ऊपर बैठ कर वो जा रहे हैं। वो दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये जो बैलगाड़ी चल रही है, इसमें बैलों के छन छन की आवाज़ तो आ नहीं रही। ये ऐसे लग रहा है कि अकेली चली जा रही है, इसके आगे बैल तो है ही नहीं है। अंधेरे का समय था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि बैल भी काले होंगे तो शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं कि हमें बैलों के घुंघरू की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही, ये बैलगाड़ी कौन खींच रहा है। तो वो जो औरत होती है, जो डायन होती है, जिसका घूंघट जहाँ तक होता है, वो कहती है कि चुप करके बैठे रहो और जहाँ तक जाना है वहाँ चले जाओ, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब लता घबरा जाती है कि ये कुछ गलत हो रहा है, और अगर हम उतरते हैं तो भी फंसते हैं, और अगर हम साथ चलते तो भी फंसते हैं। लता उसे फिर कहती है कि आप कौन हो, मैं अपना चेहरा दिखाओ। अब जैसे ही वो डायन अपना घूंघट उठाती है तो वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि उसको देखकर दोनों जीजा साली ऐसे हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की तो नहीं हो सकती। तो वो लता कहती है कि सच बताओ, तुम कौन हो? तुम इतनी खूबसूरत लड़की हम नहीं देख सकते कि इतनी खूबसूरत लड़की कोई हो इस दुनिया में। ये तो अप्सरा ही हो सकती है, तुम कुछ और हो और तुम हमें दिखा कुछ और रही हो। और वो डायन कहती है कि कुछ नहीं है, तुम चलो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो, बस डिलीवरी करवानी है और वापस छोड़ दूंगी। जब वो बार बार पीछे पड़ जाते हैं तो डायन अपना असली रूप दिखा देते। वो असली रूप दिखने के बाद लता की चीख निकल जाती है।
और जैसी चीख निकलती है तो वो डायन अब बोलती है कि देखो तुम्हें सब पता लग चुका है मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली है, वो बहुत परेशान है। तुम उसकी डिलीवरी करवा दो, मेरा वादा है मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़। और बैलगाड़ी चलती जाती क्योंकि उन दोनों के पास कोई जरिया तो होता नहीं है, तो दोनों बैठे हैं अब आराम से, क्या करेंगे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और बैलगाड़ी पे बैठे होते हैं। बैलगाड़ी चलते 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 जंगल में पहुंचती है, जंगल के में जाके गुफा के पास रुक जाती है। अब क्या होता है कि जो डायन होती है वो रमेश को ना सम्मोहित करके सुला देती है। इनमें शक्तियां होती हैं कि इसको सम्मोहन करने की, सम्मोहित करके सुला देती है ताकि इसे कुछ याद ना रहे। तो लता को साथ लेके चली जाती है। लता डर जाती है कि ये क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं होगा, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये शोर मचा रहा है और ये कल को शोर मचाएगा। ये कल सुबह तक सब कुछ भूल जाएगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और तुम आओ। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि भी उस टाइम की जो बहन होती है वो भी लेटी होती है, उसकी बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है कि ये बच्चा घूम चुका है, कि इसको तो समय लगेगा। वो कहती है तुम जैसे भी लड़की से बचाओ, हम मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे भी करके वो डिलीवरी करवा देती है। डिलीवरी होने के बाद जैसे ही उस लता की नजर उसकी बहन पे पड़ती है, उसकी बहन जो डाइन उसको लेके आई थी उससे भी कहीं गुना सुंदर थी। और जो बच्चा हाथ में आता है, जो लड़की हाथ में आती है, तो वो लड़की तो ऐसी थी जैसे उसकी चेहरे की रौनक चमक ऐसे पूरे गुफा को चमका रही। तो लता डर जाती है और कहती है कि इतनी सुंदर बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो कहती बेटा ये तो डायन का बच्चा है, ये तो बहुत सुंदर होता है, तुम चिंता मत करो, चलो। अब क्या होता है, डायन बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हें अब क्या चाहिए। वो कहती मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को घर छोड़। वो कहते घर में तुम्हें सही सलामत छोड़ूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। लता कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो डायन उसे एक पोटली में कुछ बांध कर दे देती है और कहती है कि सुबह घर जाके खोल। जब वो वापिस जाने के लिए निकलते हैं तो डायन उन्हें घर तक छोड़ देती है। जब वो घर तक पहुंचते हैं तो अब लता के दिमाग में होता है कि भी ये जो चीज इसने मेरे को दी है, इसमें कुछ भी जादू कुछ हो सकता है जो मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो क्या करती है कि जो कोठरा होते हैं ना, जो जैसे जहाँ पे तोते अपनी घोंसला बना लेते हैं पेड़ में सुराख कर देते हैं, तो वो वहां पे ना उस पोटली को छुपा देती है कि मैं इसे घर नहीं लेके जाऊंगी। और आके अपने घर पे सो जाती है। जब सो जाती है तो अब तक तो सब कुछ ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि बड़ी अच्छी डायन थी, इसने तो कुछ भी नहीं कहा, कोई तंग नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया, ये तो बहुत अच्छी डायन थी। लेकिन कहानी शुरू होती है अब। अब क्या है कि जब लता सुबह उठती है और वो अपने बेड पे करवट लेती है, उसे अपने बेड की करवट पे कोई चीज चुभती है। वो ये एक हड्डी होती है जो सोने की होती है। लता को लगता है कि ये सोने की हड्डी कहाँ से आई, मतलब कि ये कहीं वही तो नहीं है जो उसने मेरे को कहा था मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। वो उठती है, उठ के जाके अपने जीजा को दिखाती है कि मैंने रात को हम गए थे, ये वो कह रही मेरे को तो याद नहीं कहाँ गए थे, क्योंकि उसको सम्मोहित कर दिया था तो उसको तो कुछ याद ही नहीं था रात भर हुआ क्या। तो वो उसको पूरा बात समझाती है कि जब हम सुबह रात को दरवाजा खटखटाया, एक औरत आई थी, वो हमें लेकर गई, उसने आपको सम्मोहित कर दिया। तो उसको कहता हाँ 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 मेरे को याद आ लगा कि वो बहुत खूबसूरत थी, यहाँ पे हम गए थे, उसको याद आ गया। तो होगा कि मैंने जब करवट ली मेरे को ये सोने की हड्डी मिली, ये उसने मेरे को गिफ्ट में दी थी, लेकिन ये मेरे घर कैसे पहुंची, मैं तो इसे बाहर रख के आई थी। तो वो जो रमेश था वो लालची था। अब इंसान है, बंदा है, उसको दिमाग में व्यापार घूमने लगा, तो वो लालची था।
तब उसने क्या किया, वो हड्डी उसको पूछा कि वो तूने बाकी पोटली कहाँ छुपाई है। वो कह रही मैंने ना वो पोटली जीजा जी बाहर जो अपना घर रखते हैं ना, वहाँ पे जो तोते अपनी जगह बना लेती हैं सुराख कर करके, वहां छुपा दी। तो कहा मेरे को दिखाओ। वो दोनों भागी भागी जाते हैं, पोटली निकालते हैं, पोटली में 7-8 सोने की हड्डियां निकलती हैं। अब वो रमेश के दिमाग में लालच आ जाता है कि अगर मैं इस गायन को अपने बस में कर लूं तो मैं कितनी हड्डियां इससे सोने की बनवा सकता हूँ और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो वो लता को कहता है लता हम एक काम करते हैं, हम इस गायन को अपने बस में करते हैं। लता कहती है कि मैं इस हक में नहीं हूँ और हमें ये हड्डियां भी नहीं रखनी चाहिए, हमें ये हड्डियां यहीं कहीं फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगी तो वहां पे शराब का काम करेंगे। तो लेकिन रमेश का लालच बहुत बढ़ चुका। तो रमेश क्या करता है, वो एक तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक से डील करता है कि भाई एक डायन मिली थी, उसने ये सोने की हड्डियां दी हैं, अगर तुम उसे अपने कब्जे में कर लोगे तो हम उससे बहुत सारी सोने की हड्डियां बनवा लेंगे और आधी तुम रख लेना आधी मैं रख लूंगा। अब जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक भी लालची होता है, वो कहता है ठीक है मैं इसको तो ऐसे काबू में कर लूंगा। अब वो रमेश लता को कहता है कि अपनी बहन को मत बताना, तू मेरे साथ है इस काम में। अब तांत्रिक हमारे साथ है, अब ये डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन लता इस काम में आना नहीं चाहती, लेकिन रमेश उसे जबरदस्ती कहता है कि तू मेरा साथ दे। अब क्या होता है कि लता डायरेक्टली तो इस काम में नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उसका योगदान होता है। अब रमेश और वो तांत्रिक मिलकर उस डायन को कब्जे में कर लेते हैं। अब रमेश को और उस तांत्रिक को नहीं पता होता कि इस डायन की एक बहन भी है जो खुद एक बड़ी डायन है, लेकिन लता को पता होता है कि इस डायन की एक बहन है। अब वो क्या करते हैं जी, डायन काबू में हो गई। काबू में होगी, उसे कहते हैं तू सोना बना के दे। वो कहती तुम मुझे मार दो काट दो पीट दो, लेकिन मैं सोना तो नहीं बना के दूंगी। इतने में लता वहां पहुंच जाती है। वो कहती तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था, मैं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरे को धोखा दिया है। वो कहती है कि मैं इस काम में नहीं हूँ, मेरे को फंसाया गया है, मैं तुम लोगों के को नहीं यहाँ फंसाना चाहती थी। लेकिन वो डायन नहीं मानती, डायन कहती कि नहीं तुम उनके साथ मिली हुई हो। इतने में डायन की जो बहन और वो डायन उसको बोलती है इससे पहले कि तुम्हें मालूम है ना मेरी एक बहन है, वो आएगी मुझे छुड़ा कर लेके जाएगी। लता डर जाती है कि अब क्या होगा। तो क्या होता है, जैसे उस डायन की बहन को पता लगता है कि मेरी बहन को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया, तो वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ वहां पहुंचती है और सब तहस नहस करके उस तांत्रिक को उठाकर मारती है और उस सुमेश को उठाकर मारती है, उस लता को उठाकर मारती है और अपनी बहन को छुड़ा लेती है। अब क्या होता है कि तांत्रिक को तो वो सजा दे देते हैं, दोनों डायने मिलकर, दोनों बहनें मिलकर। लेकिन रमेश और लता को छोड़ देते हैं ये कह के कि तुमने मेरी बड़ी मुश्किल समय में मदद की थी, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो आखिरी बार। डायन अभी तक अच्छी थी, मतलब कि वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी, तो वो अच्छी थी। लेकिन रमेश का लालच नहीं खत्म हुआ था। लता कहती है कि देखो जीजा जी, अब अगर उस डायन ने हमें छोड़ दिया है, हमारे पास इतना है ठीक है जो दे दिया, अगर आपको कुछ करना है इसी से कर लो है तो उसको आप पीछे पड़े उसको। लेकिन रमेश हफ्ता 10 दिन निकलते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से एक नए तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। उसके साथ फिर 50-50 की पार्टनरशिप हो जाती है कि अगर हम इस डायन को पकड़ लेंगे तो आधे आधे पैसे हमारे। तो अब क्या होता है कि रमेश को 10 दिन के बाद एक और तांत्रिक मिल जाता है। अब वो जो तांत्रिक मिलता है उसके साथ भी 50-50 कर लेते हैं, वो फिर से उस डायन को पकड़ लेते हैं। अब वो कहता है कि जो वो तांत्रिक होता है वो कहता है कि ये दो डायन है, मैं दोनों को काबू में नहीं कर सकता, एक को कर सकता हूँ लेकिन दूसरी बहुत खतरनाक है, उसको मैं काबू में नहीं कर सकता।
रमेश कहता आप एक को तो करो, दूसरी को भी देख लेंगे। जैसे वो उसे काबू में करने लगते हैं तो दोनों डाइनी, दोनों बहनें वहां पर आकर ऐसी तहस नहस करती हैं कि रमेश को भी मार देती हैं और उस तांत्रिक को भी मार देती हैं। लेकिन लता को छोड़ देती हैं क्योंकि लता ने उनकी मदद की थी। लेकिन लता को कहती हैं कि तुम सारी जिंदगी बेड पर पड़ी रहोगी, तुम एक अपाहिज की तरह, एक बीमार की तरह बेड पर पड़ी रहोगी, कभी उठ नहीं पाओगी, पर तुम जिंदा रहोगी। उसे छोड़कर चली जाओ। इस कहानी, यहाँ तक कहानी से ये समझ आता है कि लालच इंसान को अपनी मौत की ओर ले जाता है। जब भाई तुम्हें उस टाइम ने 7-8 सोने की हड्डियां दे दी, तुम्हारे लिए वो बहुत है, तुम उसको अपने बिजनेस में डालो, कहीं डालो, यूज करो, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन लालच बुरी बला है। उस लालच ने रमेश को भी खत्म कर दिया, उस दो तांत्रिक भी मरवा दिए और लता को भी पैरालाइज का अटैक करवा दिया और वो सारी जिंदगी बैठ के हो। जब लता की जो बहन सरस्वती होती है वो पूछती है कि रमेश कहाँ है, तो वो कहती है कि रमेश अब कभी वापिस नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है। वो कहती है ये कैसे। तो लता कहती है कि दीदी मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज देना चाहती हूँ कि जो सोने की ये हड्डियां है ना, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ क्या क्या हुआ। तो वो बताती है कि जो पहले दिन एक औरत आई थी जिसका इतना बड़ा घूंघट था, वो एक टाइम थी, मैंने उसके बच्चे की डिलीवरी की, उसने हमें सोने की हड्डियां दी। जीजा जी के मन में लालच आ गया, उन्होंने तांत्रिक बुलाकर उसको कब्जे में कर लिया, लेकिन उसने उस समय छोड़ दिया। लेकिन जीजा जी ने नहीं हटे, उन्होंने दोबारा फिर उस नए तांत्रिक के जरिए उन कब्जा करना चाहा, लेकिन उन दोनों डायनों ने मिलकर जीजा जी को भी मार दिया और मुझे पैरालाइज करवा दिया और उस नए तांत्रिक को भी मार दिया। अब आप ये हड्डियां अपने पास रखो, ये किसी को मत दिखाना, ना देना, क्योंकि ये हड्डियां जो भी देखेगा सोने की, उसके मन में लालच आएगा और वो अपनी मौत को खुद बुलाएगा। जब तक सरस्वती जिंदा रही, मरते दम तक उसने उन हड्डियों को किसी को नहीं दिखाया। जब वो सरस्वती के बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, पोते हो गए, तो सरस्वती मरने वाली थी, तब उसने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई और उन्हें कहा कि बेटा इन हड्डियों को यूज मत करो, बस इनको किसी अच्छे पंडित को बुलाकर इसको तुम कुछ भी कर देना, लेकिन इन हड्डियों को, सोने की हड्डी को यूज मत करो। बच्चे समझदार थे और अपनी आई कहते हैं, आई की बात को मानते थे। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पूरी बात सुनाई। पंडित जी ने कहा कि देखो ये नेगेटिव एनर्जी से आई हुई है, बेशक वो डायन अच्छी थी, लेकिन आई तो नेगेटिव इम्पैक्ट से हुई है। तो तुम क्या करो, इन हड्डियों को पिघलाकर सोने की एक डली बनवा लो, वो डली बनाकर इसको मंदिर में चढ़ाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। फिर ये 1990 के करीब उन लोगों ने उस सोने की जो हड्डियां थी उनको गलाया। गलाने के बाद उसकी छोटी सी जो भी जितनी बड़ी उसकी डली बनी वो बनाई, बनाने के बाद उसको मंदिर में चढ़ाया। और उस दिन के बाद उस परिवार के जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर डायन बुरी नहीं होती, हर प्रेत बुरा नहीं होता, लेकिन ये तब तक किसी को तंग नहीं करते जब तक हम उन्हें तंग नहीं करते। जीवन में जैसे हम इन डायन प्रेतों की बात करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में इंसान भी होते हैं। हम अक्सर इंसानों को तंग करते हैं, जब हम उन्हें तंग करते हैं तब वो हमारे साथ उलट कर बदला लेते हैं, हमें तब पलट मार करते हैं। वैसे ही अगर हम पलटवार नहीं करेंगे तो वो इंसान हमें दबाता रहेगा। तो अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिए, लालच बुरी बला है। लालच किसी का घर खा सकती है, और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी एंटिटी अगर आपको कहीं मिलती है और कुछ देती है, पहले तो वो लो मत, अगर मिल जाए तो उसे कहीं ना कहीं दान कर दो, घर पे मत लेकर आओ। और अगर ले भी आए
तो उस एंट्री से पूछ लो कि भाई क्या मैं इसे अपने काम में यूज करूं, मेरे को कोई इसका नुकसान तो नहीं होगा। आप पूछ लो। जब आपसे इतना कुछ बात कर चुकी है, वो आपको इतना कुछ प्यार से समझा चुकी है, तो उसको पूछ लो। खा तो जाएगी ही नहीं। अगर खाने वाली होती तो वो आपको कुछ देती क्यों? सोना थोड़ी देती, ये तो आपको वही मार देती। वैसे मेरी राय है कि ऐसे चक्रों में मत पड़ो। आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे रियल इंसिडेंट है तो हमें भेजिए। हम आप लोगों की वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे, पूरी डिटेल देंगे, ताकि आपकी रियल इंसिडेंट की स्टोरी लोगों तक पहुंच। तो ये कहानी थी दो डाइन बहनों की, जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए बदला लिया और रमेश को और उन तांत्रिक को और उस लता को सजा दी, और लोगों को ये समझाया कि अगर आप लालच करोगे, किसी का बुरा करोगे, तो सामने वाला भी आपका बुरा करेगा। और वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर जय श्री राम बोला करो, जय हनुमान बोला करो, हे बजरंग बली बोला करो। क्योंकि जब हम कुछ इस तरह की वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, बनाते हैं, तो हो सकता है वो कहीं इधर उधर घूम रही है, तो वो जहाँ है वहीं रहें और हमारे आगे तरफ कभी नहीं। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और जय श्री राम, जय बजरंग। महावीर का नाम लेकर, बजरंग बली का नाम लेकर हम इस वीडियो को संपन्न करते हैं और चाहते हैं जो जहाँ है वो वहीं रहे और खुश रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग।